अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। गुज़श्ता रोज़ फैज़ हमीद के 4 काउंट्स पर सज़ा के बाद जैसे वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है, तो मामला अभी बाकी है। ISPR की प्रेस रिलीज़ को अगर कल देखें हम, तो उसमें भी ये इशारा मिलता है, बल्कि साफ अल्फाज में बताया गया कि ट्रायल का भी जो दूसरा मरहला है वो बाकी है। और इसी मरहले से मुतल्लिक सियासत में सियासतदानों की जानिब से बड़ी पेशगोइयाँ और दावे हो रहे हैं। फैसल वाडा साहब जो कि आजकल अपने पेशगोइयाँ और बल्कि पेशगोइयों से ज़्यादा दावों के बारे में बड़े मशहूर हैं, वो एक और अब आगे क्या होने जा रहा है इससे मुतल्लिक कल रात दावा करते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि अब फैज़ हमीद ना सिर्फ 9 में से मुतल्लिक इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे, बल्कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकाम देते गए उससे मुतल्लिक भी अब फैज़ हमीद गवाही देंगे इमरान खान के ख़िलाफ़, और वो गवाही होगी सबूतों के साथ। मज़ीद क्या कहा, सुने ज़रा। पैरामीटर को आगे जाते हुए फैज हमीद साहब अब गवाही देने जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ शवाहिद और एविडेंस के समेत। एज प्राइम मिनिस्टर उनको क्या ऑर्डर मिलते रहे, और खास तौर पे 9 मई, तो 9 मई के जुमरे में भी इमरान खान साहब उस शिकंजे में आते हुए नजर आ रहे हैं और आ गए नियरली। वो शवाहिद जब आएंगे, एविडेंसेस आएंगे, और जो PTI के रहनुमा साइड पे हो गए जो उस वक्त मुलविस थे, उनको भी लाया जाएगा। और उस वक्त के जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठ के कलम का इस्तेमाल किया मुल्क दुश्मनी के लिए, वो भी कटहरे में आएंगे। जो अंदर की तनसीबात और जगहों की पोजिशनिंग, वो फैज हमीद की फैसिलिटेशन थी। नाअहली और इनकॉम्पिटेंस बाजवा साहब की हटा के वो बरी ज़िम्मा इसलिए हो गए क्योंकि हटाया नहीं और मैच पड़ गया, तो वो बरी ज़िम्मा ऐसे हो जाते हैं। उनका कसूर नहीं है ना नेग्लिजेंस और इनकॉम्पिटेंस के अलावा। मैं आपको कोई वार्निंग नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, जैसा मैंने हमेशा कहा है। बड़े दावे के साथ फैसल वाडा साहब ये बात करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर फैसला आने के बाद और इससे पहले भी कई मौक़ों के ऊपर फैज़ हमीद से इज़हार ताल्लुकी करती रही है। ताज़ा तरीन बयान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले KP के वज़ीर आला हैं, उन्होंने दिया है, और वो भी इज़हार ताल्लुकी करते हैं इस फैसले से। कहते हैं इदारों का मामला है, इससे हम क्या इसके ऊपर कॉमेंट करें। बट ये जो सारा दावे हो रहे हैं, इंकशाफात हो रहे हैं, इससे मुतल्लिक क्या सियासी असरात होंगे, इसके ऊपर ज़रा तज्ज़िया तबसरा करते हैं। क्या तहरीक इंसाफ के लिए ये मुश्किल पैदा करने जा रहे हैं या कोई ख़तरे की घंटी है? इसी को डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन करें बेनज़ीर शाह साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इज़हार ताल्लुकी करती आई है फैज़ हमीद से, एक बार फिर उन्होंने दोहराया। बट फैसल वाडा साहब हों, तलाल चौधरी साहब हों, बड़ी कन्विक्शन के साथ दावे करते हैं कि अब खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही आने वाली है। इसमें कितना असर होगा इस तरह की किसी गवाही के अंदर, और क्या आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरा हो सकता है? अलीना, बहुत शुक्रिया। अलीना, जो बयानात इस वक्त हुकूमती वज़रा दे रहे हैं और जो बयानात अभी फैसल वाडा जो दे रहे हैं, उन बयानात से पहले हम देख चुके हैं DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन तीनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो ये बात हमें DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही पता चल चुकी थी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जनरल मुशर्रफ ने किताब लिखी थी ना, इन दी लाइन ऑफ फायर, तो वो इन दी लाइन ऑफ फायर है जो PTI की जो क़यादत है, पर्टिकुलरली इमरान खान जो कि इस वक्त जेल में हैं। तो ये बात तो हमें इस बात का आइडिया हो चुका है। ये जो फैसल वाडा मालूमात दे रहे हैं, फैसल वाडा इसलिए अहम नहीं है कि वो सेनेटर हैं, या फैसल वाडा इसलिए अहम नहीं है कि वो टेलीविज़न के ऊपर आते हैं। फैसल वाडा इसलिए अहम है कि वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं या इस्टेब्लिशमेंट जो हैं उसके बहुत करीब हैं, और उनके अगर मैं ये कहूँ कि गैर एलानिया तर्जुमान अगर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। किसी ज़माने में पीर साहब पगाड़ा हुआ करते थे उनके तर्जुमान, फिर शेख रशीद साहब ने जानशीनी संभाली और अब शेख रशीद साहब नहीं हैं, तो फैसल वाडा साहब वो काम कर रहे हैं जो किसी ज़माने में ये लोग किया करते थे। तो अब मामला ये है कि ये जो ऐलानात हैं ये इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि क्या सोचा जा रहा है और आगे जो केसेस होंगे उनका इवन नतीजा क्या निकलेगा। कि ज़ाहिर है इस वक्त जो फैज़ हमीद है उनके ख़िलाफ़ 14 साल की सज़ा हो चुकी है, और यकीनी तौर पे अगर वो किसी किस्म की और मुश्किल पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर ये जो केस है अगला 9 मई वाला,
क्योंकि 9 मई को तो वो रिटायर हो चुके थे, तो उसमें भी वो उनको सज़ा मिल सकती है, जो कि बड़ी कड़ी सज़ा हो सकती है। फिर ज़ाहिर है पूरा एक ऑपरेटस है इस्टेब्लिशमेंट का, जिसने कोई ना कोई चीज़ें इकट्ठी की होंगी जिसमें उनको इम्प्लीकेट किया जा सकता है, और वो चीज़ें फैज़ हमीद साहब को यकीनी तौर पे दिखाई भी गई होंगी। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बयानात आए हैं और पर्टिकुलरली फैसल वाडा ने जो इंकशाफ किया उसकी रोशनी में, तो मेरा ये ख्याल है कि आप अगर फैज़ हमीद बनकर सोचें, जो कि एक बंदा जेल में जिसको 14 साल की सज़ा हो चुकी है, जिससे मिलिट्री की तरफ से या उनके पुराने डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए तमाम जो सहूलियात थी, प्लाट्स थे, पेंशन थी, वो ज़ाहिर है अब छिन जाएगी। तो वो ये सोचेगा कि क्यों ना मैं अगले केस में फर्दर कन्विक्ट होने की बजाय मैं वादा मुआफ़ गवाह क्यों ना बन जाऊँ। तो ये वादा मुआफ़ गवाह बनाने के लिए उनको कोशिश की जाएगी, और मुझे लगता है कि शायद कहीं कोशिश कामयाब हुई है, कुछ सिग्नल पॉजिटिव मिला है, इसीलिए फैसल वाडा ने ये बात की है। ऑल दो कि एक कन्विक्टेड आदमी जिसको पहले सज़ा हो चुकी हुई है, उसकी गवाही की अगर आप ओपन अदालत में ये केस चलाते हैं तो उसकी गवाही की शायद उतनी वेटेज नहीं हो, लेकिन इसकी पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के सिनेरियो में। अगर देखा है कि पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं उनको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है, लीगल कॉन्टेक्स्ट में कम लिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में उससे भी कम लिया जाता है। तो उस एतबार से तो इनकी गवाही की अहमियत ज़्यादा होगी कि ये इमरान खान साहब के साथ रहे हैं। बल्कि एक वक्त वो था साल 2022 के वस्त तक का, जब ये पता नहीं लगता था कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं और जो DG/ISI हैं वो उनके साथ इतने जल्द थे कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से वाज़ें उठाई गई थी, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से वाज़ें उठाई गई थी कि देखें जी पता ही नहीं चल रहा कि ये मामलात क्या हैं। जो जनरल बाजवा थे एट दैट टाइम आर्मी चीफ थे, उनके ऊपर बड़ा दबाव डलता था। जो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती थी कि ये देखें जो सिविल है वो अपना काम करे, क्योंकि एट दैट टाइम अगर 2022 में अगर आप चले जाएँ, 2022 के आगाज़ में और 2022 के वस्त तक, तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि इमरान खान साहब एट दैट टाइम वज़ीर आज़म तो थे लेकिन वो अनपॉपुलर हो चुके थे। आपको याद हो कि उस वक्त ज़िमनी इंतखाबात जितने हुए थे, तकरीबन 18 के करीब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। अगर मैं नंबर आगे पीछे कर रहा हूँ तो मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में 18 के करीब हुए थे। वो 18 के 18 ज़िमनी इंतखाबात, सूबाई असम्बलियों की भी बात कर रहा हूँ मैं, सूबाई असम्बलियों की और कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ। तो वो 18 के 18 ज़िमनी जी वो 18 के 18 ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो हार गए थे। अच्छा, और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बड़ी अजीबो गरीब फ़िज़ा थी। फ़िज़ा क्या थी जी? फ़िज़ा ये थी कि 76 लॉन्ग कोर्स के जितने भी ऑफिसर्स थे जो फैज़ हमीद साहब के साथी थे, वो सारे एक बात पे कन्विंस्ड थे एट दैट टाइम। वो इस बात पे कन्विंस थे कि एक साल बाद, यानी कि 2022 के बाद 2023 में फ़ैसला होना था कि नया आर्मी चीफ कौन होना है। तो सारे इस बात पे कन्विंस्ड थे कि अगर यही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और उनके सामने सीनियरिटी की लिस्ट जाएगी तो आर्मी चीफ एक ही बंदे ने बनना है और वो फैज़ हमीद साहब है। अच्छा। तो ये एट दैट टाइम सिनेरियो था, और वो उस बात का इजहार विद इन द एस्टेब्लिशमेंट भी होता था, जिसकी वजह ये थी कि आपको याद हो कि मार्च के महीने में, मार्च 2022 में सेनेट का इलेक्शन हुआ था। अब्दुल हफीज़ शेख सेनेटर थे, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने पहले से अनाउंस कर दिया था कि जी अब हम जो है ना आप अपने ओन पे हैं, हमारा आपकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और यही वजह थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने वो सपोर्ट सेनेट में नहीं दी थी, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर बन गए थे और हफीज़ शेख साहब हार गए थे, और वो वजह ये थी। लेकिन एट द सेम टाइम जब जून का महीना आया और मनी बिल था, तो खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी एट दैट टाइम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कि देखिए मेरी जो मदद कीजिए, मैंने बिल पास करना है, ये मनी बिल पास करना है, बजट पास करना है, अगर ना हुआ तो मेरी हुकूमत गिर जाएगी। और एट दैट टाइम बिल्कुल सही है। ओके, एजाज सैयद साहब, आपने बड़ी अच्छी तरह से सम किया सारा का सारा। भट्टी साहब से मैं उनकी राय जानना चाहती हूँ, क्योंकि उस वक्त भट्टी साहब भी बड़े इंकशाफात हमारे लिए करते थे, सब कुछ बताते थे। बल्कि वजीर आजम ऑफिस की जब बात हो रही है तो बड़ी सुनगुन होती थी, बड़ी खबरें होती थी भट्टी साहब को। भट्टी साहब, तो ये जो बातें इस वक्त हो रही हैं, फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में फैज़ हमीद साहब की गवाही की अहमियत क्या होगी, और मोर इम्पॉर्टेंटली वो खान साहब के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? मैडम शेख, जनरल फैज़ हमीद भी सोचते होंगे कि ये कैसी तोता चश्म सियासत है, ये कैसे एहसान फरामोश सियासतदान है।
पीटीआई इजहार लातल्की कर रही है कि साडा कोई लेना देना नहीं फैज़ हमीद साहब नाल। चलो इमरान खान साहब और पीटीआई वाले तो इस वक्त पहले ही मुकदमों में हैं, जेलों हवालातों में हैं, पेशियां भुगत रहे हैं, अंडरग्राउंड हैं और अपने अपने मुकदमों का सामना कर रहे हैं। क्या फ़ौज ने तो अपना काम कर दिया, फ़ौज ने तो एक मिसाल कायम कर दी एहतसाब की, फ़ौज ने तो कह दिया कि अपना बड़ा नहीं है कोई, कानून बड़ा होता है। लेकिन क्या ये ट्रायल मुकम्मल हुआ है? ये ट्रायल मुकम्मल है? इसका एक पहलू था फ़ौजी मामलात, दूसरा है सिविलियन मामलात। किसी ने तहकीक की है कि नवाज शरीफ साहब क्यों लंदन गए थे, कैसे लंदन गए थे, जेल से उस वक्त मुजरम थे तो वो कैसे पहुंचे थे लंदन। किसी ने तहकीक की है कि आसिफ अली जरदारी साहब क्यों कहा करते थे कि फार्मूला बनाने वाले मुझसे पूछ रहे हैं कोई फार्मूला बनाओ, और मैंने कहा है कि पहले इसकी छुट्टी कराओ, मतलब इमरान खान की छुट्टी कराओ, फिर मैं कोई फार्मूला बना कर दूंगा। तो वो फार्मूला किससे बना रहे थे, कौन था उनके साथ फार्मूला बनाने वाला और किन से उनकी डिस्कशन हो रही थी? मौलाना साहब ने, किसी ने तहकीक की है कि मौलाना साहब ने किसके साथ दुआए खैर की थी, किसके घर की थी और फिर कैसे किन गारंटियों पर धरना ख़त्म करके वो चले गए थे। मरियम नवाज साहबा का ट्विटर क्यों खामोश हो गया था, किसी ने पता करवाया है? ख्वाजा आसिफ साहब जो आजकल बहुत बोल रहे हैं, इलेक्शन की रात तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनरल बाजवा को फ़ोन कर लिया, वहीं फ़ोन करना उनका बनता था, लेकिन वो हाई कोर्ट से नाअहल हुए और सुप्रीम कोर्ट से अहल हो गए। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान कोई तहकीक करेगा? और फिर शहबाज शरीफ साहब क्यों कहा करते थे कि इलेक्शन से 1 महीना पहले मैं वज़ीर आज़म बन चुका था, काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे। और ख्वाजा आसिफ साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि 2019 में इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे रब्ता कर लिया था कि पहले पंजाब ले लो फिर वफाक ले लो। अब मुझे बताइए कि कौन सी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट थी और कौन था रब्ताकार, किसी ने पता किया? तो ये क्यों इस मुल्क में होता है कि अयूब खान बुरा है, उससे फ़ायदे लेने वाले, उसकी छतरी तले मौजें लुटने वाले अच्छे हैं। ज़ियाउल हक बुरा है लेकिन उसकी आल औलाद अच्छी है जो उससे फ़ायदे लेती रही, सियासी आल औलाद। परवेज़ मुशर्रफ बुरा है लेकिन उससे मुस्तफ़ीद होने वाले अच्छे हैं। जनरल फैज़ बुरा है लेकिन उससे फ़ायदे लेने वाले सारे अच्छे हैं। तो सोच तो रहे होंगे फैज़ हमीद साहब कि कितने तोता चश्म लोग हैं और कितने ये अजीबो गरीब लोग हैं। और ये सारों के सोचने की बात है कि जब वक्त पड़ता है तो हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ को तो बोलना ही नहीं चाहिए, ये तो फ़ायदे लेते रहे, उधर चलते रहे, और आज ये बोल रहे हैं, इनका तो बोलना बनता ही नहीं है। तो मैडम शेख, इन दी लाइन ऑफ फायर में सिर्फ पीटीआई और इमरान खान क्यों है? इन दी लाइन ऑफ फायर में बाकी क्यों नहीं है जो फ़ायदे लेते रहे? जहाँ तक आपके इस बात के ताल्लुक है कि फैसल वाडा साहब ने कहा है कि फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। चलो, उम्मीद तो की जा सकती है कोई ढंग की गवाही आएगी, वरना 9 मई मुकदमों में ऐसे मज़ का खेज गवाह थे कि एक टेबल दे थल्ले बड़े ऐसी, एक सोफे दे पीछे छुपे ऐसी। और मैडम शेख कि जब आपको याद होगा कि जब जन फैज़ हमीद गिरफ्तार हुए थे तो अगले दिन अडियाला से इमरान खान का बयान आया था कि ये जन फैज़ हमीद की गिरफ्तारी जो है ये मुझे फंसाने की कोशिश है और मेरे खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने की कोशिश है और फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश है। अब आपने कहा कि एक खतरे की आखिरी चंद जुमले के खतरे की घंटी बजाई आपने। अब बताइए मुझे, इमरान खान जेल में है, एहलिया जेल में, उनकी बहनों पर मुकदमे हैं, पार्टी के 98% सियासतदान मुकदमे भुगत रहे हैं, गद्दारी की बातें हो रही हैं, पार्टी पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में उनकी बातें हो रही हैं, इमरान खान पर कई 9 मई के मुकदमे हैं। कौन सी और खतरे की घंटी बजनी बाकी रह गई है? खतरे की घंटी तो इतनी बजी है, इतनी बार बजी है कि अब खतरे की घंटी खुद खतरे में है। सर ये तो आप लोग मुझे बताएंगे ना, वो ये तो इंकशाफात जो हो रहे हैं उसी की रोशनी में हम आपसे पूछेंगे क्या वाकई में इंकशाफात हो सकते हैं? मैडम शेख क्या हो सकता है? मैं यही आपसे जानना चाह रही हूं ना सर, वो बताएंगे। यही तो सवाल है, आप हमें बताएं कि वाकई जैसे कहा जा रहा है कि पीटीआई के लिए बड़ा खतरा होगा।
जी, कौन सा और खतरा होना है पीटीआई के लिए? फैसल वाडा साहब ने कहा है कि 9 मई पर वो गवाही देंगे, और जब वो वजीर आजम थे उस वक्त वो जो किया था वो गवाही देंगे। तो 150-200 मुकदमे 5-10 और सही, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा बेनजीर, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? अलीना, पहले आपके सवाल पे आने से पहले मुझे तो बहुत हैरानी होती है कि 2 साल से ऊपर हो गया है और 9 मई को, और अभी कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद गवाही देंगे, सबूत पेश करेंगे तो ये मामलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केस है वो आगे बढ़ेगा। हमें तो तब कहा जाता था ठोस सबूत हैं, हम अदालतों में जाके पेश करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सज़ाएं दी जाएंगी। सज़ाएं तो दे दी। तो अलीना, मैंने भी इस प्लेटफॉर्म पे कई बार कहा है कि जो 9 मई में मुलव्विस थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, लेकिन रियासत ने इस मामले को खुद ही सीरियस नहीं लिया। 11 केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई से मुतालिक, उनके कोई रावलपिंडी के ATC में चल रहे हैं और बन जाएंगे केसेस। वो पहले ही 2 साल से जेल में हैं, उनकी मुलाकातें पहले ही बंद हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हटा देंगे, वो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, उनकी मकबूलियत जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अलीना, इस वक्त इमरान खान साहब के कोई ख़ास स्टेक्स नहीं है इस वक्त इस सिस्टम में। फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि जो अदालती ओहदों पे भी थे और जो बाकी रहनुमा है PTI के, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो सिर्फ क्या अलीना सिविलियंस के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है मानना कि जो फैज़ हमीद थे, जब वो प्रोजेक्ट इमरान खान चला रहे थे तो इंस्टीट्यूशन में या उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में और किसी को नहीं पता था, और कोई मुलव्विस नहीं था, उनके बॉस तक को नहीं पता था। जबकि जनरल बाजवा जो है वो ऑन द रिकॉर्ड है जावेद चौधरी के कॉलम में मानते हुए कि शौकत तरीन के खिलाफ जो केसेस थे नैब के, वो मैंने ख़त्म कराए इमरान खान साहब को फैसिलिटेट करने के लिए। वो ऑन द रिकॉर्ड हैं अपनी आखिरी जो तकरीर की थी उसमें कहते हुए कि फरवरी 2021 के बाद से हमने सियासी मामलात में मुदाखलत करना बंद किया। वो भी हमने काफ़ी देर सोचा, उससे पहले हम कर रहे थे। और इस पे फैसल वाडा साहब कहते हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है, वो सिर्फ एक इनकॉम्पिटेंस थी क्योंकि उन्होंने फैज़ हमीद को ओहदे से नहीं हटाया। ये इनकॉम्पिटेंस नहीं है लीना, ये कलूजन है। आपने सुना है अभी तक कि कोई तहकीकात करने की कोशिश भी की गई हो जनरल बाजवा के खिलाफ कि उनका क्या रोल था प्रोजेक्ट इमरान खान में, कोई शुरू भी नहीं की, कोई तहकीकात भी नहीं हुई, आपने पहले से फैसला कर लिया। तो अलीना, ये तो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हुई, ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी तो ना हुई। और जहां तक ये जो सियासी नौयत के मुकदमे हैं और केसेस हैं जनरल फैज़ के खिलाफ, मैं तो कहूंगी इसका ओपन ट्रायल होना चाहिए। ये कोई अदारे की कोई अंदरूनी मामला तो नहीं है कि आप उसको सीक्रेट रखें। ये तो एक ऐसे मामले हैं जो हम सबको अफेक्ट करते हैं। और मैं आखिरी बात ये भी कहूंगी अलीना कि मेरे लिए पर्सनली जो सबसे बड़ा केस बनना चाहिए, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए और जिसके लिए जनरल फैज़ को सजा होनी चाहिए, वो ये कि क्या उन्होंने 2018 का इलेक्शन चोरी किया, क्या उन्होंने अवाम का मैंडेट उनसे छीना? क्योंकि एक जमहूरी निज़ाम में सबसे बड़ा जुर्म जो है अलीना वो ये होता है। आप देखें अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत से केसेस हैं, लेकिन जो सब कैपिटल हिल राइट्स का भी केस है और भी बहुत से केसेस हैं, सबसे जो सीरियस केस था उनके खिलाफ वो था ही ये कि क्या उन्होंने इलेक्शन के नताइज को अंडरमाइन करने की या रोकने की कोशिश की या नहीं। तो ये वो केस है अलीना, अगर आप प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं कि आइंदा ऐसा ना हो, डेटरेंस हो, तो ये वो केस है जो देखने की जरूरत है, जिस पे तहकीकात होने की जरूरत है। एजाज काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। एजाज, 2 लाइनों की एडिशन करना चाहता हूँ जो बेनज़ीर ने कहा या इरशाद भट्टी साहब ने कहा। मेरे ख्याल में तासुर ये जा रहा है कि एज इफ़ कि फैज़ हमीद साहब के फ़ैसले के बाद पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह के 2018 के इलेक्शन चोरी हुए और बाद के इलेक्शन के ऊपर सवालात उठे, ऐसा काम बंद हो जाएगा। और पाकिस्तान में सब अच्छा होने लग पड़ेगा। वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सादत हसन मंटो ने लिखा था जिसमें मंगू टांगे वाला था, तो इस वक्त मेरे ख्याल में पूरी कौम मंगू टांगे वाले लग रही है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। खैरियत से रहें, समझ के रहें और बिल्कुल गलतफहमी में मुब्तला ना हो। ये काम इसी तरह ही है। ये तो देखें फैज़ हमीद साहब जिस कॉन्टेक्स्ट में आए वो मुझे और आपको सबको पता है इस बात। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं इस नोट के ऊपर।
वेलकम बैक। मज़हर अब्बास साहब, हम बात करते हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी हो, सबको होना चाहिए और बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसने बेनिफिट किया वो वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान। क्या आपको लगता है कि ये जो बातें हो रही हैं इससे कोई फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुतालिक हम देख रहे हैं कि कुछ केसेस हैं, कुछ सख्ती हो रही है? कल से हम फैज़ हमीद साहब का नाम सुन रहे हैं, उनकी सज़ा को सुन रहे हैं। मुझे फैज़ अहमद फैज़ का वो शेर याद आ गया कि मकाम फ़ैज़ कोई राह में जचाई नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। लेकिन क्या जिस चार्ज पे फैज़ हमीद साहब को कन्विक्ट किया गया है, और वो ज़ाहिर है बहुत सीरियस चार्जेस हैं, तो क्या उससे कोई अच्छी रिवायात कायम होंगी, ये देखने को मिलेगा, जिसके इम्कानात मुझे ज़ाती तौर पे बहुत कम नज़र आते हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि हर दौर के कोई ना कोई फैज़ हमीद होते हैं उसमें। तो असल चीज़ अगर वो ये सेट होता है, ये चीज़ें होती हैं, तब तो एक अलग बात है। बाकी 9 मई का मुकदमा चलेगा, 9 मई में सज़ा हो जाएगी। आज जिस तरह मुस्लिम लीग नून के लोग वो कर रहे हैं, आप फैसल वाडा की बात में एक और बात है, वो जनरल बाजवा को बेल आउट कर रहे हैं। उनकी अगर आप उसी जुमले को जो आपने शुरू में सुनाया था ज़रा सुने कि उसमें जनरल बाजवा के हवाले से वो क्या बात है, हवाला दिया ना इसी बात का। यही कह रहे हैं कि वो उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। तो क्या बेनिफिट ऑफ डाउट और ख्वाजा आसिफ बिल्कुल एक दूसरी बात कह रहे हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहे, वो तो सीधा कह रहे हैं कि उनके ऊपर बनता नहीं है केस, क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंस का केस है, वो डायरेक्टली मुलव्विस होने का केस नहीं है। यही तो बात है। सर मैं एक ऐड कर दूं? हाँ कर दें सर मैं माफ़ी, इतनी खूबसूरत आप बातें कर रहे हैं, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सिर्फ एक मैं कानूनी नुक्ता कि फैज़ हमीद साहब को जो सज़ा मिली है उसमें मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की सज़ा है, यानी कि वो DGC थे, DGISI थे और कोर कमांडर थे, उन्हें जो अथॉरिटी दी थी अदारे ने या अदारे के सरबराह ने, उसको मिस यूज़ किया है, यानी कि अदारे के सरबराह को भी नहीं बताया और अदारे को भी नहीं बताया। ये कानूनी मैं नुक्ता बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने किया या नहीं किया। ये जो सज़ा जिस काउंट पे हुई है उसमें ये कहा कि उन्होंने मिस यूज़ किया है, यानी कि बाजवा साहब इन्वॉल्व नहीं है। देखिए तो और एक वजह ये है, हमें जो चीज़ बताई गई है वो ये बताई गई है कि ये चीज़ें थी और इस पर उन्हें सज़ा हुई है। हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो पता ही नहीं है। उन्होंने उस कोर्ट मार्शल में क्या बयान दिया था, ये क्या आप मुझे किसी को पता है? ज़ाहिर बयान तो दिया होगा ना उन्होंने, या तो उन्होंने कन्फेस किया होगा, ये सारे चार्जेस कन्फेस किए होंगे उसकी बुनियाद पे। तो हमको तो एक साइड का पता है कि ये ट्रायल हुआ है, इस ट्रायल पे ये चीज़ें उनके साथ, इन चार्जेस पे उनको सज़ा हुई है। हमें ये नहीं पता कि उन चार्जेस को उन्होंने डिनाई किया है, ओन किया है, क्या किया है। इस चीज़ का क्या हम में से 4-5 जितने लोग हैं इनमें से किसी को पता है सर कि उस ट्रायल में हुआ क्या है? मियां अली इशफाक ने कहा था उन्होंने डिनाई किया है, जो उनके वकील हैं उन्होंने बताया था मियां अली इशफाक ने कि उन्होंने डिनाई किया जब उनके ऊपर चार्जेस लगाए। ये जो चीजें हैं, आई एम सॉरी, ये जो चीजें हैं ये आगे जाके, लेकिन जो फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं इसमें ऐन मुमकिन है कि जो फैसल वाडा साहब कह रहे हों और जो इंडिकेशन मिल रही हैं आगे के जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, अब उसमें वो अप्रूवर बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन एक आदमी जो ऑलरेडी कन्विक्ट है वो एक दूसरे केस में अप्रूवर बनेगा, ये भी बड़ी अजीब सी बात है उसमें। तो ये अभी भी ये बहुत खुला केस है जो 9 मई के हवाले से बात हो रही है। और जिस तरह बेनज़ीर ने कहा कि 2.5 साल में आप जो ओपन एंड शट केस था बकौल आपके, वो ओपन एंड शट केस आज तक ओपन ही नहीं हो पा रहा 2.5 साल में। जो मेन उसमें अक्यूज जिनको कहा जा रहा है उसके बारे में वो चीज़ें सामने ही नहीं आ रही। तो इसका मतलब है मेरा ना एक फिलोसफिकल सवाल है आपसे मज़हर साहब, क्योंकि कल से हम इस चीज़ को बड़ा देख रहे हैं और सोच भी रहे हैं। सर आपने अभी खुद पूरी तारीख बयान की, सियासतदानों के पीछे कोई ना कोई, आपके मुताबिक हर सियासतदान का कोई ना कोई फैज़ हमीद था, लेकिन तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी फैज़ हमीद को, किसी बाअसर शख्सियत को सज़ा मिली है। ये हमारे लिए इत्मीनान बख्श होना चाहिए तारीखी एतबार से, या फिर आप समझते हैं कि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना? आप यही अलीना, यही तो इम्पोर्टेंट बात सर, इससे पहले भी तो इतने गुजरे किसी को सज़ा नहीं मिली। ये इन इटसेल्फ कितनी बड़ी कह रहा हूँ कि क्या ये सज़ा जो है ये वाकई इतना काफ़ी नहीं है? नहीं, इतना काफ़ी नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। इसलिए कि अभी तो ये ट्रायल अपील कोर्ट में जाएगा, क्या होता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो उनको गिरफ्तार किया गया, उनका ट्रायल हुआ, उन्हें सज़ा हुई, लेकिन जिन अकाउंट्स में उनको सज़ा हुई है, क्या आइंदा हम ये तवक्को रखें
कि इस मुल्क में सियासी मुदाखलत नहीं होगी? क्या हम ये तवक्को रखें कि कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये चीज़ें नहीं होंगी? अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में जमहूरियत जो है सही मानों में परवान चढ़ेगी। ठीक है सर, आगे की तो आप लोग बात कर रहे हैं, बट अभी जो मामला है जिसके ऊपर उनको ट्राई किया जा रहा है उसके ऊपर किसी ने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। भट्टी साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सर नहीं, ट्रायल का नहीं पता, लेकिन कन्विक्शन का पता है, ट्रायल का क्या पता? ट्रायल का नहीं पता, लेकिन जो सारे के सारे मामलात होते थे आप लोगों ने तो खुद से देखा हुआ है ना, रिपोर्ट किया हुआ है इस चीज के ऊपर, किससे कहानियां क्या होते थे। ये एजाज साहब, भट्टी साहब हमें बताते थे किस तरह से मिली भगत होती थी, किस तरह से। से पूछे, तो आप क्या समझे, शरीफों से मेरे पास जो रिपोर्टर्स हैं सर, जो ज्यादा बाखबर हैं और इंडिपेंडेंट हैं। कौन कौन? जनरल बाजवा क्यों मिलते थे इतना? सर मेरे पैनल पे तो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स बैठे हैं ना, मैं तो उनसे पूछना चाहती हूँ इस वक्त। एक सेकंड जी एजाज साहब, एक सेकंड एजाज साहब, एक सेकंड रुक जाएं। भट्टी साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। भट्टी साहब। मैडम शेख, पहली बात जो अभी आप पूछ रही थी, या मज़हर भाई जो एक्चुअली कह रहे थे कि हमें पता नहीं है ट्रायल का, तो वो जो ज़ाहिर है ट्रायल में तो कोई भी साफ़ी नहीं था, लेकिन जो उनके वकील के ज़रिए चीज़ें आई हैं उन्होंने इन सारी इल्ज़ामात को डिनाई किया और अपने 90 गवाह दिए थे, और अनफॉर्चुनेटली उन 90 गवाहों में से सिर्फ 3 गवाह पेश हुए थे उनके हक़ में। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर आप इसको यानी अगर सिर्फ इस बात को ले लें जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि एक है 9 मई से रिलेटेड, उन पर एक इल्ज़ाम ये भी लग रहा था कि 9 मई के पीछे कहीं ना कहीं वो मौजूद हैं, या उनका राब्ता है, या फिर पता चला कि उनका एक मोबाइल पकड़ा गया था जिससे बड़ा डेटा निकला, या जब उनके चकवाल वाले घर में छापा पड़ा, या उनकी रिकॉर्डिंग्स हो रही थी। उन्हें बुलाया भी गया था, सुना जा रहा है कि 1-2 मरतबा उनके महकमे ने बुलाया भी और कहा भी कि ना करें आप इस तरह। तो ये एक तो 9 मई से रिलेटेड है। दूसरा जो उनका वो जब थे डीजीसी थे या DGISI थे, तो उस वक्त जो इमरान खान साहब और उनके दरमियान, या इमरान खान साहब बनी गाला के दरमियान जो चीज़ें थी, उस हवाले से ये सारी बात हो रही है, और ये सारा हो रहा है कि वो उस हवाले से हो सकता है वादा माफ गवाह बने। लेकिन वो है ना मैडम शेख के एक 2 शेर हैं, अगर आप सुन लें तो, एक तो तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। अच्छा। एक तो ये, और दूसरा जो इमरान खान साहब के लिए है कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई, अब और क्या। मैंने वो एक फिल्म का डायलॉग है ना कि वो जो विलन आता है वो कहता है इसको ठोक ना दें, हम तो पहले ही हवालात में और कितने अंदर होंगे। तो अब पहले ही वो अंदर हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें हैं जो जिस पे तहकीकात हो रही हैं। आपने लफ्ज़ प्रेस रिलीज में देखा होगा, सियासी अदम इस्तेकाम और अफरा तफरी। ठीक है जी। सियासी अदम इस्तेकाम और अफरा तफरी रिलेटेड है 9 मई से, और उनके कुछ डिसीजन जो बनी गाला और उनके दरमियान थे वो थे। अच्छा सर, मैं तो इसलिए, आप लोग कह रहे हैं ना कुछ नहीं हो रहा, मैं तो इसलिए भी एक और जी आज़ाद साहब। अलीना, जितने भी बड़े बड़े सियासतदानों ने और जितने भी बड़े सहाफ़ियों ने या और लोगों ने बयानात दिए ना जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ, ठीक है, आप उन सब का जनरल फैज़ हमीद की मुलाकातों का रिकॉर्ड चेक करें तो आपको पता लगेगा कि मुलाकातियों की फहरिस्त में वो लोग मौजूद हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं जो आज बढ़ बढ़ के नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, और तहरीक इंसाफ तो थी ही अपनी, ठीक है, MQM वाले, नाम लेते जाए मैं आपको बताता जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली ये हम जो है ना, नहीं सर, आज के अच्छा मैं एग्जैक्टली मुझे ना पहले देखें, एक सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, एक सीढ़ी चढ़ते हैं सर, आप लोग ना 4 सीढ़ियां एक साथ फलांग रहे हैं। मुझे पहले ये तो बताएं, ये जो आप लोग कहते हैं ना PTI तो थी ही अपनी, तो PTI थी अपनी तो कितना खतरनाक हो सकता है। आप लोग तो उसको डिनाई कर रहे हैं कि PTI थी अपनी, लेकिन होगा कुछ नहीं। इतनी PTI के ऊपर पहले ही मुसीबतें हो गई हैं कि इसकी फैज़ हमीद की गवाही आ जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। बेनज़ीर भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। नहीं, वो मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, मैंने सिर्फ एक लाइन कहनी थी। सर प्लीज बेनज़ीर को बात कर रही थी कि देखें, इमरान खान साहब के कोई खास टेक्स नहीं है इस वक्त,
ऑलरेडी उनकी पार्टी पे क्रैकडाउन है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आप उन पे और केसेस बना देंगे, उनकी मुलाकातें बंद कर देंगे, उनकी हुकूमत केपी से हटा देंगे, माइनस इमरान खान पार्टी बना देंगे। वो भी आपने तजर्बा करके देख लिया IPP बना के। लेकिन मैं ये बात जरूर करना चाहूंगी, आप कह रही थी कि जिनको जिस सियासी जमात को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है उसकी सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नहीं अलीना, जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, सबसे पहले उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये हम अभी सिर्फ पोस्ट रिटायरमेंट बात नहीं कर रहे। फैसल वाडा साहब की जो बात है और जो प्रेस रिलीज आई, उससे तो लगता है कि प्री रिटायरमेंट भी मामलात जो है उनको देखा जा रहा है। तो वहां पे सबसे बड़ा इशू तो ये होना चाहिए कि आइन में क्या लिखा है और किसने आइन की खिलाफ वर्जी। ठीक है जी, ठीक है जी। हमारे तमाम पैनलिस्ट की कमों एक ही राय। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं इस नोट के ऊपर और फिर आपके सवालों के साथ वापस आता हूँ। वेलकम बैक। आप लोगों के भेजे गए सवाल तजियाकारों से जवाब जानते हैं। मैं साहब से पहला सवाल करते हैं। मैं साहब, जो पहले सवाल में हम बात कर रहे थे अपने बुनियादी सवाल में, उसी से मुतालिक ये सवाल है। ख्वाजा आसिफ का बयान, जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए धमकियां दी कि मैं टेक ओवर कर लूंगा। फैज़ हमीद जनरल बाजवा के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। जनरल कमर जावेद बाजवा कभी लालच कभी धमकियां देते थे। इस बयान का मकसद क्या समझते हैं? देखिए, बज़ाहिर तो इस बयान का मकसद ये है कि शायद ख्वाजा आसिफ ये चाह रहे हैं कि जनरल बाजवा का भी ट्रायल हो, और ज़ाहिर है वो एक तरीके से उनको भी चार्जशीट कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ। अब ये तो ख्वाजा आसिफ बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जनरल बाजवा को की एक्सटेंशन के लिए तो मुस्लिम लीग नून भी तैयार थी, PTI भी तैयार थी, पीपल्स पार्टी भी तैयार थी। ये तो ख्वाजा आसिफ ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर क्योंकि मुसलसल वो जब जनरल फैज़ का जिक्र करते हैं तो जनरल बाजवा का भी जिक्र करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ये ज़रूर चाह रहे हैं। अब ये उनका इनफरादी वो है या ये पार्टी की कहीं लाइन है कि जी सिर्फ जनरल, क्योंकि एक दो मिनिस्टर्स ने और भी बात की जनरल बाजवा की, और जाहिर है जनरल बाजवा का एक अहम रोल रहा है। अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले यानी 2021 या 2020 में हम नज़र डालें तो उसमें जो जनरल बाजवा का रोल था वो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून उससे बहुत नाला थी, और वो ज़्यादा टारगेट जनरल बाजवा को उस दौर में कर रहे थे। तो अब वो जब ख्वाजा आसिफ ये बात कह रहे हैं और जनरल फैज़ की कन्विक्शन के बाद ये बात कह रहे हैं, उनको 14 साल सज़ा हुई है, तो वो ये बार बार इसको उठा रहे हैं इस मसले को कि जी जनरल बाजवा के बगैर जनरल फैज़ कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब जो जनरल फैज़ ने किया वो जनरल बाजवा की शहबाज से किया। तो अब ये तो मुस्लिम लीग नून का है, क्योंकि वो ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा भी हैं, तो वो बताएं कि ये जो बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये डिमांड कर रहे हैं कि जनरल बाजवा का भी ट्रायल हो और जनरल बाजवा को भी अकाउंटेबल किया जाए, या ये सिर्फ वैसा ही बयान है? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश मुस्लिम लीग नून के अंदर परवान चढ़ रही है कि अगर जनरल फैज़ का ट्रायल हो सकता है, उन्हें सज़ा हो सकती है, तो जनरल बाजवा का ट्रायल क्यों नहीं हो सकता? वेरी इंटरेस्टिंग। ये ख्वाहिश है मुस्लिम लीग नून की या कोई बैलेंसिंग एक्ट हो सकती है? एक सवाल ये भी निकलता है। बट थैंक यू सो मच मज़ाबाद साहब। आगे बढ़ते हैं। बेनज़ीर शाह साहिबा, आपसे पूछा जा रहा है कि हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्राज़ील जैसे सख्त मॉडल का इंदिया दिया है। ब्राज़ील में एक मकबूल लीडर ने सोशल मीडिया को हुकूमत गिराने की कोशिश के लिए इस्तेमाल किया, जिसे इलॉन मस्क की खुली हिमायत भी मिली। ऐसे तजर्बात को सामने रखते हुए पाकिस्तान में सोशल मीडिया रेगुलेशन से मुतालिक जो मंतक दी जा रही है, जो जवाब पेश किया जा रहा है, आपकी क्या राय है? अलीना, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कंपैरिजन बनाते कैसे हैं। हुकूमत में बैठ के कंपैरिजन बनता ही नहीं है ब्राज़ील के साथ। पहली बात तो ये है कि ब्राज़ील एक बहुत बड़ी मार्केट है एक्स के लिए। 22 मिलियन या 20 मिलियन उनके यूज़र्स हैं एक्स के। पाकिस्तान में कोई तकरीबन 3 से 4 मिलियन है। अब आप मुझे बताएं, बड़ी मार्केट ब्राज़ील है, जाहिर सी बात है एक्स उनकी बात मानेगा। दूसरी बात, ब्राज़ील में एक्स का एक्चुअली ऑफिशियल ऑफिस था वहाँ पे मौजूद। जब ऑफिस होता है तो फिर जो लोकल कवानीन होते हैं वो आप पे अप्लाई करते हैं, आपको उस पर अमल करना होता है। हमारी पाकिस्तान में ये ख्वाहिश ही रही है कि सोशल मीडिया कंपनीज आएँ, यहाँ पे आके दफ्तर खोलें। किसी ने कहा कोई ख़ास हमें लिफ्ट नहीं कराई, हम उनसे उनका सारा डेटा मांगे, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। तीसरी बात इसमें यह है कि हमने तकरीबन 1 साल से ज़्यादा के लिए एक्स बंद रखा, और क्या हुआ, क्या किया इलॉन मस्क ने? क्या उन्होंने हमारी बातें मान ली? नहीं, हमें खुद ही खोलना पड़ा, क्योंकि भारत से इस वक्त हमारी जंग चल रही थी और हमें इसकी ज़रूरत थी। तो देखिए, मैं ज़रूर कहूँगी सोशल मीडिया ख़ासतौर पे एक्स पे बहुत मसले हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हम अकाउंट्स रिपोर्ट करते हैं जिनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता, लेकिन क्या ये वजह है
जो हुकूमत एक्स में बंद करने की, दोबारा बंद करने की बात कर रही है, बिल्कुल नहीं। क्या वो चाहती है कि हमें एक सेफ स्पेस मिले ऑनलाइन? बिल्कुल नहीं। उनका सिर्फ एक मकसद है, वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है। अच्छा। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसके बाद अभी भी जो ये बयान आया है, वो मसला है एक अकाउंट ऑन एक्स, और वो इमरान खान साहब का है। वो जो अकाउंट है जिसके जरिए वो डायरेक्टली अपने वोटर्स और सपोर्टर्स है, उस पर सही ट्वीट होती है, गलत ट्वीट होती है, वो जाहिर सी बात है, एक अलग बहस है। वो डायरेक्टली अपने वोटर्स और सपोर्टर्स से बात करते हैं। तो मकसद सिर्फ एक ही है, सेंसरशिप, और कुछ भी नहीं है। और ये बस एक, क्योंकि इस वक्त ये जो हाइब्रिड निजाम है, इनकी पूरी कोशिश है कि जितना भी कंट्रोल रख सकें, कंट्रोल करें नैरेटिव को और हर चीज। तो ये आपको उसी की एक कोशिश नजर आती है, ये रेगुलेशन की कहीं कोशिश नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच बेनज़ीर शाह साहब। वक्त थोड़ा कम है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इरशाद भट्टी साहब, पूछा जा रहा है कि ईमान मज़ारी के केस की समाअत के दौरान नॉर्वे के सफ़ीर सुप्रीम कोर्ट आए, इसको पाकिस्तान ने बड़ी सख्ती से देखा है और इसको सिफारती मुदाखलत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर तस्वुर किया है। क्या आप इस राय से इत्तफाक करते हैं? पहली बात तो ये मैडम शेख कि मैं हमेशा ईमान मज़ारी साहब के जो राय है होती है या ख्यालात होते हैं, मुझे कभी भी उनसे इत्तफाक नहीं रहा। लेकिन जिस तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है, उनके साथ या उनके खावंद के साथ, या जिस तरह के मुकदमे हैं या जिस तरह की पेशियाँ हैं या जिस तरह के वो आजकल फेस कर रही हैं, वो मेरे ख्याल से अफसोसनाक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं हैरान हूँ कि नॉर्वे के सफ़ीर साहब हमारी वजारत ख़ारजा को पूछे बिना या किसी किसी को आगाह किए बिना सुप्रीम कोर्ट आकर बैठे हैं। और मैंने अभी चेक भी किया, कहा जाता है कि कोई भी सफ़ीर जब इस तरह के मुकदमे में या किसी भी मुल्क की बड़ी अदालत में जाना चाहता है तो वो आगाह करता है, बताता है। अच्छा। तो मैं हैरान हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं बताया और वो क्यों बैठे हुए थे। तो बहरहाल मैं इससे अपनी वजारत ख़ारजा के साथ हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच भट्टी साहब। एजाज साहब, आपसे पूछा जा रहा है, अफगानिस्तान से मुतल्लिक बड़ा अहम बयान सामने आया है। अफगानी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, नहीं होने दी जाएगी, और अगर खिलाफ वर्जी होती है तो इसको कार्रवाई भी इसके ख़िलाफ़ हो सकती है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ के तनाजुर में आप इसकी अहमियत क्या समझते हैं, और जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है ख़ास तौर पे, उसमें कितना मददगार साबित होगा? देखिए अलीना, अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का जो बयान है, ये पहली दफ़ा इस तरह का बयान नहीं आया। माजी में भी वो इस तरह का बयान देते रहे हैं कि अफ़गान सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान का ये कंसर्न नहीं है कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा क्या कहते हैं। पाकिस्तान की कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि पाकिस्तान कहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो TTP के लोग मौजूद हैं उनकी गिरफ्तारियाँ करें, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करें। फिर उससे भी अहम ये है कि पाकिस्तान ये कहता है कि अफ़गानिस्तान के जो अमीर हैं, उनकी हुकूमत के जो सरबराह हैं, तालिबान के जो अमीर हैं, वो बाकायदा तौर पे एक फ़तवा और एक बयान जारी करें कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। अब मामला ये है कि पाकिस्तान की ये जो डिमांड है, इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और यही वो वजह बनी कि हम टर्किया में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हो सके। कुछ और जगहों पे भी बातचीत हुई है, लेकिन ये बुनियादी बात ना ये लिख के देने के लिए तैयार हैं और ना ये कहने के लिए तैयार हैं। सर, तो वो जो फतवे वाली डिमांड है, वो क्या ये उसकी तरफ एक कदम है, या आप समझते हैं कि ये बिल्कुल ही इररेलेवेंट है? पाकिस्तान ये समझता है कि ये जो बयानात हैं अफ़गान वज़ीर ख़ारजा के, वो ठीक हैं, लेकिन ये सियासी बयानात हैं। इस सारे मामले की रोकथाम के लिए उनका फतवा ज़रूरी है। हुकूमत के सरबराह या तालिबान के सरबराह का एक ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो 14 तारीख को एक बड़ी अहम बैठक की और सवाल भी था, मैंने आपसे करना था, लेकिन वक्त हमारे पास चूँकि ख़त्म हो चुका है, तो भी अपने देखने वालों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।